गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था 12 नंबर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या में समाधान में, अब तक हमारी बात हो चुकी है। कल हमने बात की थी अमोनिया वर्षा के बारे में, क्या होती है, इसके प्रभाव क्या होते हैं और रोकने के कम करने के उपाय के बारे में बात करें। आज हमारा जो बिंदु है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव भी बोलते हैं इसे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। कई बार एग्जामिनर है वो क्वेश्चन कैसे पूछते, देखो कई बार एग्जाम में हरित गृह प्रभाव के नाम से क्वेश्चन आता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से क्वेश्चन आता है। और कई बार ग्लोबल वार्मिंग नाम से भी जाता है क्वेश्चन आता है। तो हरित गृह प्रभाव क्या है, देखो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना हरित गृह प्रभाव कहलाता है। अब ये तापमान में वृद्धि कैसे होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो औद्योगिक क्रियाओं से, मोटर गाड़ियों से, जैविक ईंधन के दहन से अनेक प्रकार की जहरीली गैसें निकलती हैं, जैसे CO2 है, NO2 है, SO2 है और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो मीथेन गैस है। इस प्रकार की जो गैसें हैं वो वायुमंडल में चली जाती हैं। लेकिन हरित गृह प्रभाव के लिए सर्वाधिक जो जिम्मेदार गैस है वो CO2 गैस है। कौन सी गैस है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे है, देखो जब वातावरण में या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो इसकी एक मोटी लेयर बन जाती है, परत बन जाती है। ये जो परत है वो सूर्य से आने वाली किरणों को तो धरातल तक पहुंचा देती है, लेकिन रात को जब पृथ्वी वापस किरणों का परावर्तन करती है तब उसको वायुमंडल में ही रोक देती है, अंतरिक्ष तक नहीं जाने देती, जिसके कारण वायुमंडल धीरे धीरे क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। और ऐसी क्रिया लगातार होने के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? हरित गृह प्रभाव कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। हरित गृह प्रभाव के किन कारणों से होता है हरित गृह प्रभाव? देखो औद्योगिक क्रियाओं से होता है। उद्योगों से निकलने वाली जो जहरीली गैसें हैं वो वायुमंडल में चली जाती हैं। वनों के विनाश से होता है। वन है वो क्या करते हैं, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जिसके उसके प्रभाव को कम करते हैं। तो वनों के विनाश के कारण जैविक ईंधन के दहन से ये जो हरित गृह प्रभाव है, जिसके कारण ये जो जहरीली गैसें है वो वायुमंडल में फैल जाती है, उसे हम हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ये कारण है, किन कारणों से होता है? औद्योगिक क्रियाओं से, वनों के विनाश से, जैविक ईंधन के दहन से व CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रभाव से हरित गृह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। इंपॉर्टेंट है। तो ये हरित गृह प्रभाव के बारे में परिभाषा क्या होता है और कारण प्रभाव क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है हरित गृह का, या जो हानि होती है क्या होता है? देखो जब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस है। 15 डिग्री सेल्सियस है पृथ्वी का औसत तापमान। क्या प्रभाव पड़ता है? देखो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, एक प्रभाव। दूसरा, जब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है तो वर्षा में क्या होती है? बढ़ती है। वर्षा बढ़ती क्यों होती है? क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा तो समुद्र से जो वाष्पीकरण की क्रिया वो अधिक होगी, तो वर्षा होगी। जब वर्षा अधिक होगी तो समुद्रों के जल स्तर में क्या होगी? समुद्रों के जल स्तर में क्या होगी? वृद्धि होगी। समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि होगी तो तटीय क्षेत्रों में क्या जाएगी? बाढ़ आ जाएगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे और वनस्पतियों में क्या होने लगेगा? परिवर्तन होने लगेगा और बीमारियों के स्तर में क्या होने लगेगी? वृद्धि होने लगेगी। तो यह हरित गृह प्रभाव क्या होता है, कारण क्या कारण है इसके, प्रभाव क्या है? तो आप हेडिंग लो, हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग, तीनों एक ही नाम है। देखो
पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना हरित गृह प्रभाव कहलाता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना क्या कहलाता है? हरित गृह प्रभाव कहलाता है। आगे लिखो, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। CO2 CO2 NO2 SO2 CO2 NO2 SO2 तथा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा CFC मीथेन मीथेन आदि गैसें हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। लेकिन सबसे अधिक प्रभाव CO2 गैस का पड़ता है। लेकिन सबसे अधिक प्रभाव CO2 गैस का पड़ता है। लेकिन सबसे अधिक प्रभाव CO2 गैस का होता है। CO2 गैस सूर्य से आने वाली किरणों के लिए CO2 गैस सूर्य से आने वाली किरणों के लिए पारदर्शी होती है, मतलब पृथ्वी तक पहुंचने देती है, रोकती नहीं है उसको वायुमंडल। CO2 गैस सूर्य से आने वाले किरणों के लिए पारदर्शी होती है।
लेकिन जब इसकी मात्रा वायुमंडल में अधिक हो जाती है, हाँ कहाँ से लिखो, हाँ जब इसका प्रभाव वायुमंडल में अधिक हो जाता है तो, जब इसका प्रभाव वायुमंडल में अधिक हो जाता है तो इसकी एक मोटी लेयर बन जाती है, वायुमंडल में मोटी क्या बन जाती है, परत बन जाती है। इसकी एक मोटी लेयर बन जाती है जिसके कारण रात को परावर्तित होने वाली पृथ्वी से रात को परावर्तित होने वाली किरणों को वायुमंडल में रोक लेती है। वायुमंडल में रोक लेती है जिसके कारण वायुमंडल धीरे धीरे गर्म होने लगता है। इसके कारण वायुमंडल धीरे धीरे गर्म होने लगता है तथा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। उसे हम हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, हरित ग्रह प्रभाव। कारण देखो, औद्योगिकरण वनों का विनाश, जैविक ईंधन दहन, जैविक ईंधन का दहन, CFC गैस का प्रभाव, जैविक ईंधन दहन, CFC गैस का प्रभाव। आज देखो प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है इसका, तापमान में वृद्धि, वर्षा में वृद्धि, समुद्र जल स्तर में वृद्धि, अत्यधिक बाढ़ों का आना, वनस्पतियों में परिवर्तन, अगर वनस्पतियों में तो बीमारियों के स्तर में वृद्धि, उपाय, इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, देखो जैविक ईंधन को कम करना,
जैविक ईंधन को कम करना, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना और सीएफसी गैसों के प्रभाव को कम करना। देखो, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन देशों का जो वैश्विक तापमान है वो अधिक दर्ज किया गया है कि ये भाई ये जो देश है ये ग्लोबल वार्मिंग से अधिक प्रभावित देश है। वैश्विक जो तापमान है वो अधिक दर्ज किया गया है। विश्व में चीन है वो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो आप नोट लगा के लिखो, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, आदि देशों में सर्वाधिक वैश्विक तापमान दर्ज किया गया है। आदि देशों में सर्वाधिक वैश्विक तापमान दर्ज किया गया है। विश्व में सबसे प्रदूषित शहर चीन है। विश्व में सबसे प्रदूषित शहर चीन है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। अगला जो बिंदु है अपना वह ओजोन प्रदूषण। देखो ये क्या होता है? ओजोन प्रदूषण, ओजोन परत का विनाश है। ओजोन प्रदूषण का विनाश है। ओजोन प्रदूषण कैसे? देखो, ओजोन गैस की सांद्रता के कारण ओजोन गैस में बड़े बड़े क्या हो गए हैं? बड़े छिद्र हो गए, जिसके कारण सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। लेकिन इसमें बड़े बड़े छिद्र हो जाने के कारण ये जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधी धरातल तक पहुंच जाती है, जिसके कारण इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ जाता है। इसका क्या कारण है? ओजोन गैस के क्षरण का प्रमुख कारण है हैलोजन जो गैसें होते हैं, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमीन गैस है, सीएफसी गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन गैसों के प्रभाव से ओजोन परत का क्षरण बढ़ जाता है। 1960 में सर्वप्रथम ओजोन परत में छिद्र का पता है, तो 1960 में अंटार्कटिका के ऊपर पता लगाया गया था फार्मन के द्वारा। 1960 में ओजोन गैस के छिद्र का पता लगा सर्वप्रथम
अंटार्कटिका के ऊपर हार्मोन के द्वारा लगाया गया था। ओजोन गैस की ये परत जो गैस है सीएफसी गैस है, क्लोरीन ब्रोमीन। सीएफसी गैस सर्वाधिक जिम्मेदार गैस है ओजोन परत के लिए। इसके अलावा क्लोरीन है, मिथाइल है, ब्रोमीन। इस प्रकार की जहरीली गैस है ओजोन परत के लिए जिम्मेदार गैस है। ओजोन परत को 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर सप्ताह मंडल में पाई जाती है। देखो ओजोन परत क्षरण, ओजोन परत क्षरण इसमें ओजोन परत में ओजोन गैस की सांद्रता के कारण ओजोन परत में ओजोन गैस की सांद्रता के कारण ओजोन परत में ओजोन गैस की सांद्रता के कारण बड़े बड़े छिद्र हो गए हैं। बड़े बड़े छिद्र हो गए हैं जिसके कारण सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधी धरातल पर आ जाती है। ऊंचाई पर ओजोन परत 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है। सर्वप्रथम ओजोन छिद्र का पता सर्वप्रथम ओजोन छिद्र का पता 1960 में अंटार्कटिका के ऊपर 1960 में अंटार्कटिका के ऊपर हार्मन ने लगाया था। हार्मन ने लगाया था। कारण लिखो, क्या करना है ओजोन परत क्षरण के कारण। पहला लिखो ओजोन गैस या ओजोन ओजोन गैस के क्षरण का कारण हेलोजेनिक गैसें हैं। जैसे ओजोन परत के क्षरण का कारण हेलोजेनिक गैसें हैं। जैसे सीएफसी, क्लोरीन, सीएफसी, क्लोरीन, ब्रोमीन, और मिथाइल।
अगला देखो, देखो एक क्लोरीन है वो ओजोन के 1 लाख अणु दे देता है, और जो क्लोरीन है वो CH3 गैस है उसके विघटन से बनता है। एक जो क्लोरीन है वो ओजोन के 1 लाख अणु दे देता है, और जो क्लोरीन है वो किससे बनता है? CH3 गैस का जो विघटन होता है उससे बनता है। देखो एक क्लोरीन ओजोन के एक क्लोरीन ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। एक लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। क्लोरीन गैसें CH3 गैस के विघटन से बनते हैं। क्लोरीन गैसें CH3 गैस के विघटन से बनती हैं। प्रभाव देखो, प्रभाव क्या होते हैं ओजोन गैस पहला प्रभाव है शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे त्वचा संबंधी कैंसर हो जाता है, मोतियाबिंद की आंख में मोतियाबिंद हो जाता है, पाचन का पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, फसलों की मात्रा और गुणवत्ता में क्या होने लगता है? प्रभाव आने लगता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, रोग शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और ओजोन परत क्षरण के कारण भूमध्य रेखा के जो क्षेत्र है उसका तापमान क्या रहता है? बढ़ जाता है। देखो प्रभाव, शरीर में त्वचा संबंधी कैंसर, शरीर में त्वचा संबंधी कैंसर और मोतियाबिंद रोग हो जाता है। शरीर में त्वचा संबंधी कैंसर और मोतियाबिंद रोग हो जाता है। पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। फसलों की मात्रा तथा गुणवत्ता में कमी आ जाती है। फसलों की मात्रा तथा गुणवत्ता में कमी आ जाती है। अगला लिखो, ओजोन परत क्षरण के कारण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ओजोन परत क्षरण के कारण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ओजोन परत क्षरण के कारण भूमध्य रेखा के क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। ओजोन परत क्षरण के कारण भूमध्य रेखा के क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। अब ओजोन परत क्षरण से क्या खतरा बढ़ जाता है? देखो सेम ही है, जो ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा वो ओजोन परत क्षरण का खतरा है। देखो पहला खतरा हो जाता है
तापमान में वृद्धि होना, तापमान में वृद्धि होती है। अच्छा देखो, तापमान में वृद्धि हो जाएगी, देखो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, अंटार्कटिका अगर देखो अंटार्कटिका महाद्वीप की बर्फ पिघल जाएगी, अंटार्कटिका महाद्वीप की बर्फ पिघल जाएगी, अंटार्कटिका महाद्वीप की बर्फ पिघल जाएगी। जिसके कारण तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी। इसके कारण तटीय क्षेत्रों में क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। इस परत के बिना हम जिंदा नहीं रह सकेंगे, इस परत के बिना हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। क्योंकि पैराबैंगनी किरणों से कैंसर, क्योंकि पैराबैंगनी किरणों से कैंसर, फसलों को नुकसान, क्योंकि पैराबैंगनी किरणों से कैंसर, फसलों को नुकसान और समुद्री जीव नष्ट हो जाएंगे। अगला बिंदु है ओजोन परत को बचाने के उपाय। ओजोन परत को बचाने के उपाय देखो, 1990 में ओजोन परत सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था ओजोन परत को बचाने के लिए लंदन में। ओजोन परत को बचाने के उपाय, उनका उपाय है 1990 में ओजोन परत सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दोनों उपाय किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था। ये क्या होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो ओजोन परत क्षरण के लिए जो जिम्मेदार गैसें हैं उनके प्रभाव को कम करना, जैसे हाइड्रोजनिक गैस है, जैसे CFC गैस है, मीथेन गैस आदि के प्रभाव को कम करना। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्राइक्लोरोइथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्राइक्लोरोइथेन, आदि पर भी क्या लगाई गई, रोक लगाई गई। इसके अलावा जो तीसरा उपाय किया गया था वो फ्रीऑन, सबसे घातक CFC गैस है, जिसका उपयोग हम किसमें करते हैं, फ्रीऑन है, फ्रीऑन तो एक प्रकार की सबसे घातक है CFC गैस है, जिसका उपयोग हम AC एयर कंडीशनर
ट्रीज और फोन के पेड़ों में प्रयोग किया जाता है, उसके प्रभाव को कम करना, इसके उपयोग को क्या करना, कम करना। ये ओजोन परत को बचाने के उपाय हैं। अरे देखो, ओजोन परत को बचाने के प्रयास। अगला देखो, 1990 में ओजोन परत सुरक्षा सम्मेलन 1990 में ओजोन परत सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, लंदन में किया गया। 1990 में ओजोन परत सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया। तो नंबर लिखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया। इसके अंतर्गत सीएफसी तथा हेलोजनी गैसों के अलावा, इसके अंतर्गत सीएफसी तथा हेलोजनी गैसों के अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ट्राइक्लोरोइथेन पर रोक लगाई गई। तीन में लिखो, त्रियोन सबसे घातक सीएफसी है। त्रियोन सबसे घातक सीएफसी है। इसका उपयोग फ्रिज, एसी, त्रियोन सबसे घातक सीएफसी है जिसका प्रयोग फ्रिज, एसी, ओम के गद्दे आदि में किया जाता है। इन पर रोक लगानी चाहिए। ऊपर क्या लगाना चाहिए?